पंजाब में 1930 से पहले सिर्फ 3% हिस्से पर चावल उगाया जाता था, जो 1950 में बढ़कर पंजाब की ज़मीन का 9% हो गया। और आज पंजाब 70% ज़मीन पर चावल उगाता है, बासमती चावल, और वो चावल 80% एक्सपोर्ट होता है। यानी भारत चावल एक्सपोर्ट नहीं कर रहा, पानी एक्सपोर्ट कर रहा है। अब जो नए कानून सरकार लाई है वो इस परेशानी को सॉल्व नहीं बल्कि और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर देंगे, क्योंकि अब बड़ी बड़ी कंपनीज डायरेक्टली पंजाब में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने जाएंगी। इससे पानी की समस्या और भी ज़्यादा विकराल हो जाएगी। तो सरकार की तरफ से बैटिंग करने वाले जितने भी महानुभाव ये सोचते हैं कि इन कानूनों से किसान गेहूँ और चावल उगाना कम कर देंगे और एनवायरनमेंट को फ़ायदा होगा, तो ये आपकी भूल है। बल्कि इससे किसान ज़्यादा उगाएंगे। लेकिन अब पंजाब और हरियाणा भयंकर वाटर क्राइसिस में तो आ ही चुके हैं, और ये समस्या आने वाले 10 सालों में और भी ज़्यादा भयंकर हो जाएगी। और फिर बजेगा लट, जैसे कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच बजता है कावेरी नदी के लिए। लेकिन इन सब परेशानियों का इलाज क्या है? बल्कि इलाज हमारे सामने खड़ा है, बस हम उसे देखना नहीं चाहते। और हाँ, ये सभी कानून इस एनवायरनमेंट क्राइसिस को सुधारने के लिए नहीं है। तो चलिए देखते हैं क्या है इनका इलाज। आप ये शब्द बहुत बार सुन चुके हैं कि नॉर्थ इंडिया को बचाना है तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करना ही होगा। और बहुत बड़े एग्रीकल्चर साइंटिस्ट सरदार एस जॉल बड़े लंबे वक्त से पंजाब को चावल की खेती से हटाकर दूसरी फसलों की तरफ लाने के लिए पैरवी करते आ रहे हैं। चावल जो पंजाब में बासमती और तमिलनाडु में सांबा नाम से उगाया जाता है, और जो इन दोनों राज्यों की ज़मीन का सारा पानी सोख चुका है। और चावल की खेती से क्लाइमेट चेंज भी बढ़ रहा है, क्योंकि चावल खेत से मीथेन रिलीज करता है, जो CO2 से भी ज़्यादा खतरनाक ग्रीन हाउस गैस है। अब पंजाब और तमिलनाडु के अंदर मशरूम से लेकर फूलों तक, ड्रैगन फ्रूट से लेकर स्ट्रॉबेरी तक बड़ी आसानी से थोड़ी सी नई तकनीक लाकर उगाए जा सकते हैं, जो किसानों को बड़ा मुनाफा भी कराएंगे। और इससे उनकी ज़मीन पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा। आप बहुत बार सुन चुके होंगे कि ड्रिप इरिगेशन बहुत ही ज़्यादा किफ़ायती और बहुत कम पानी में आपकी फसल उगाने में मदद करता है। दरअसल जब किसान अपने खेत में नॉर्मल तरीके से पानी देता है तो पानी जितना पौधे को चाहिए उससे काफ़ी ज़्यादा होता है, और इसकी वजह से खेत में वीड्स उग जाती हैं। ऐसे में ड्रिप इरिगेशन से खेत में उतना ही पानी जाता है जितना पौधों को ज़रूरत होती है। इससे वीड्स ग्रोथ में भी काफ़ी राहत मिलती है। दोस्तों, सरकार की एक योजना है कुसुम योजना, जिसके तहत सरकार सोलर एनर्जी से चलने वाले इलेक्ट्रिक पंप किसानों को काफ़ी कम दाम पे मुहैया कराती है। इससे एक तो एनवायरनमेंट को फ़ायदा होता है और दूसरा किसानों के डीजल और बिजली का बिल का पैसा बच जाता है। किसान एक और छोटा सा बदलाव कर सकते हैं कि वो अपने खेत के चारों तरफ किसी सोलर कंपनी से कॉन्टैक्ट करके उनके सोलर पैनल अपने खेत के चारों तरफ लगा लें। इससे किसान हर महीने अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं किराए से, और अगर खुद लगा लें तो सरकार को डायरेक्टली बिजली बेचकर पैसा कमा ही सकते हैं। दोस्तों, ग्रीन रेवोल्यूशन आने से पहले भारत में सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग ही होती थी। हल चलाने के लिए बैल होते थे, दूध दही के लिए गाय भैंस होती थी, और इन सब के गोबर से ही आपकी ज़मीन सींची जाती थी। लेकिन फिर कुछ अमेरिकन महानुभावों ने नए बीज बनाए और उन बीजों को उगाने के लिए फर्टिलाइज़र बनाए, और इस तरीके से हमारे दादाओं ने हमारी सरकार के कहने पर उस सस्टेनेबल ऑर्गेनिक फार्मिंग को लात मारते हुए वो जहरीली खेती अपना ली। आपको एक और शॉकिंग बात बताता हूँ कि आपके खाने में डाला जाने वाला पेस्टिसाइड उस कंपनी में बन रहा था जिस कंपनी में 1984 में भोपाल के अंदर गैस लीक हुई और हज़ारों लोग मारे गए। और आपके जो फैमिली मैन सीज़न 1 के क्लाइमैक्स में जो जहरीली केमिकल गैस उस प्लांट से रिलीज़ की जाती है, जिससे पूरी दिल्ली खतरे में आ जाती है, वो दरअसल पेस्टिसाइड्स को बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। इसीलिए आज इस जहरीली खेती को छोड़कर आज भारत को अपने परदादा वाली ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ कूच करना होगा, जैसे हमारे सिक्किम ने किया। आज से 50-60 साल पहले कुछ महिलाओं ने तय किया कि वो अपना पापड़ खुद लोगों तक पहुंचाएंगी, और वो थोड़ी सी सरकारी मदद से लिज्जत पापड़ जैसी ब्रांड में तब्दील हो गई। जब 50 साल पहले कुछ औरतें, जो उस वक्त समाज में सबसे कमज़ोर भी समझी जाती थी, उन्होंने सिर्फ आपस में मिलकर इतनी बड़ी मूवमेंट क्रिएट कर दी। ऐसा हमारे किसान भी मिलकर कर सकते हैं, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाकर। सोचिए, आप एक गरीब छोटे से किसान हैं बिहार के, आपके पास 3 बीघा ज़मीन है, और आप जैसी हालत आपके गरीब से पड़ोसी की भी है। ऐसे में आप एक समझदारी भरा काम करते हैं और आप अपने पास की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में 1 महीने की ट्रेनिंग लेने चले जाते हैं, और वहाँ आप फूल, ड्रैगन फ्रूट, लीची, स्ट्रॉबेरी
जैसी फसलें उगाने की ट्रेनिंग ले आते हैं और फिर आप खुद जैसे अपने 15-20 पड़ोसियों को मिलाकर एक फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं और उस एफपीओ का नाम रखा जाता है द किलर बॉयज़। और आप मिलकर अपने सभी खेतों में मशरूम, लीची या स्ट्रॉबेरी या ड्रैगन फ्रूट उगा लेते हैं और पास के किसी बड़े शहर में जाकर उसे बेच आते हैं। अब यहाँ पर आपके बीच में कोई आड़ती नहीं है, तो सारा मुनाफा आपका ही होगा। और ऐसा बिल्कुल मुमकिन है, बस आपकी थोड़ी सी समझ और समझदारी होनी चाहिए, क्योंकि इस देश में वो भी बड़े बड़े बिजनेसमैन बन गए जिनके पास खुद की ज़मीन तक नहीं थी, जिनके पास 4 पैसे तक नहीं थे। ये चंद बदलाव भारत की खेती को हमेशा के लिए बदल कर रख सकते हैं। धन्यवाद।